जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आरजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। अब बात कर रहे थे नगरपालिका अधिनियम 2009 की। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जो हमारी ईओ वाली परीक्षा है मार्च के अंदर होने वाली है, हम इसके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। तो जो भी यूआरओ की तैयारी कर रहा है इस क्लास को शेयर करेगा और इस क्लास को पूर्णतः पूरी देखेगा। ज्यादा अपने को ज्यादा ऐसे सारी धाराएं 20-30 साथ नहीं करनी है, रोज की 10-15 कंप्लीट करनी है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर भी करने हैं। तो हमने धारा 21 तक हमने राजस्थान के नगरपालिका अधिनियम की धारा 21 तक अपने कतिपय स्थानों के लिए आरक्षण की जो प्रावधान किया गया उसकी बात की थी। धारा 22 से हम पढ़ते हैं आज। तो धारा 22 के अंदर क्या दिया गया है, धारा 22 को समझते हैं एक बार का। धारा 22 देखिए, धारा 22 धारा 22 के अंदर लिखा हुआ है कि एक वार्ड के लिए एक से अधिक वार्डों पर निर्बंध। के अंदर लिखा हुआ गया है आपके एक से एक से अधिक वार्डों पर हमें याद करना है, इसलिए डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि एक व्यक्ति, जनरल सी बात है, एक व्यक्ति जो है अपनी उम्मीदवारी जो है एक जगह एक वार्ड के ऊपर ही रख सकता है। मान लो कि कोई उम्मीदवार है, तो किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन हम बात करते हैं कि एक उम्मीदवार है। तो ये उम्मीदवार मान लो एक वार्ड नंबर एक्स में पंजीकृत है। ये जो व्यक्ति है एक्स में पंजीकृत है, एक वार्ड एक्स में पंजीकृत है। तो इसकी जो उम्मीदवारी होगी, या ये जो है वो खड़ा हो सकता है, वो उम्मीदवारी इसकी एक्स में ही होगी, इस वार्ड के अलावा। वैसे तो अगर देखो जनरल कैटेगरी से है तो वो किसी भी वार्ड से खड़ा हो सकता है, एससी एसटी ओबीसी एंड फीमेल से तो वो उसी वार्ड में खड़ी होगी। उसके बाद उसका जो डिफाइनेशन होगा, अगर फीमेल है तो उसका डिफाइनेशन पर्टिकुलरली उसके कैटेगरी वाइज होगा। जनरल व्यक्ति तो किसी भी कैटेगरी होगा, किसी भी वार्ड से खड़ा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट एससी एसटी एंड ओबीसी का वार्ड में अगर जो ज्यादा जनसंख्या जिनकी है तो वो व्यक्ति उधर से खड़े होंगे। तो यहाँ अपना जो टॉपिक है धारा 22 ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्मीदवारी ऐसी है कि वो दो वार्डों से उम्मीदवारी कर रहा है तो वो निर्बंधन है, एक से अधिक वार्डों पर जो है निर्बंधन है, उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। खारिज तो कैसे करेंगे, अभी देखो देखो वार्ड एक्स है मान लो कोई, लेकिन इसने एक उम्मीदवारी और दर्शा दी कि नहीं मैं वार्ड वाई में भी क्या करूंगा, नामांकन मैं उम्मीदवारी रखूंगा। तो ऐसा करने पर इस उम्मीदवारी पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए आप। इस उम्मीदवार को कहा जाएगा, इस उम्मीदवार को कहा जाएगा कि जिस दिन आपका जो नामांकन वापस लेने की तारीख वापस लेने की तारीख के अपराह्न यानी दोपहर 3 बजे तक जो है आप अन्य उम्मीदवारी या पंजीकरण या नामांकन वापस ले लें। क्या करेंगे आप, मान लो एक उम्मीदवार है, वो कहता है कि मैं तो वार्ड संख्या एक्स से खड़ा हुआ हूं, वार्ड संख्या एक्स से खड़ा हुआ हूं, लेकिन पता चला कि ये बंदा इसने नामांकन वार्ड वाई में भी करवाया है।
ऐसी सिचुएशन में इस उम्मीदवार के पास नोटिस जाएगा। कैसा नोटिस जाएगा? इस उम्मीदवार के पास गवर्नमेंट जो है एक नोटिस भेज देगी, लिखित नोटिस, एक लिखित नोटिस भेजेगी। ये लिखित नोटिस में ये लिखा हुआ होगा कि अगर आपको वार्ड एक्स से चुनाव लड़ने हैं तो आपको वार्ड वाई की जो है नामांकन वापस लेना है। कब तक लेना है? जो तारीख है नामांकन में वापस लेने की तारीख की दोपहर की 3 बजे तक आपको क्या लेने हैं? आपके नामांकन जो आपने करवाया आपका नाम वापस लेना है। ठीक है, तब तो आप यहां से क्या कर लोगे? चुनाव लड़ सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी ही खारिज कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी। अगर वो उस स्थान या अन्य स्थान से अपना नाम वापस ना ले, नाम, तो क्या हो जाएगी? उसकी उम्मीदवारी खारिज हो जाएगी। वो ना यहाँ का रहेगा और ना यहाँ का रहेगा। ये बात आती है धारा 22 में। तो इसको कैसे याद करना है? दो दो, 22 यानी दो दो। तो दो दो जगह से अपन चुनाव नहीं लड़ सकते, दो दो जगह से हम चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह आप इसको आराम से याद कर सकते हो। आगे चलिए धारा 23 की बात करते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये दो दो जगह से चुनाव नहीं कर सकते। धारा 22 उम्मीदवारी को क्या है, वार्ड एक्स में खड़ा है और अगर वो वार्ड वाई में भी खड़ा होना चाहता है तो मतलब दो जगह से खड़ा हो रहा है तो उसको कौन मना करेगा? लिखित नोटिस के आधार पर सरकार मना करेगी। और लिखित नोटिस में क्या होगा कि आपको नामांकन वापस लेना है। कब तक? इस नामांकन की वापस लेने की तारीख की 3 बजे तक आपको फटाफट ये ले लेना है। और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी दोनों जगह से या जहां पर भी आपकी उम्मीदवारी को खारिज कर दी जाएगी। ये बात धारा 22 में लिखी हुई, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 22 में लिखी हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं धारा 23 की। देखिए धारा 23, रोज की 5-10 धाराएं अच्छे से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। धारा 23 देखिए आप लोग। धारा 23 ये कहती है कि यानों के, विस्तारकों के, लाउड स्पीकरों की वजह से आप क्या नहीं कर सकते? प्रचार नहीं कर सकते। इस बात को आप समझिएगा आराम से। यानों के माध्यम से, विस्तारकों के माध्यम से, होर्डिंगों के माध्यम से, लाउड स्पीकर से, स्पीकर पर प्रचार पर निर्बंधन। आप तो समझने के हिसाब से पहले देख लो भाई, मैं आपको समझा देता हूं ताकि लीगल लैंग्वेज इसकी टफ है, समझना जरूरी है। धारा 23 जो कहती है ना बात, तो आपको ऐसे याद रखना ना, डेसिबल है ना, डीसी देखो 2 नंबर पे क्या आता है? 23 बी, सी बी सी बी। इसी का मतलब ये हो गया किसी भी जो ध्वनि वाहक है या और है, आपको डीसी के याद कर लेना ऐसे। तो डेसिबल, तो यानों, विस्तारकों और होर्डिंग लाउड स्पीकरों पर क्या लगाया गया? निर्बंधन लगाया गया। कौन लगाती है? अब क्यों लगाती है देखो, तो किस टाइम से लगाती है वो जरूरी है। हमें ये तो पढ़ लिया है कि आप यानों से, विस्तारकों के माध्यम से, है ना, यानों के माध्यम से, विस्तारकों के माध्यम से, होर्डिंगों के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रचार नहीं कर सकते। सीधी सीधी लैंग्वेज में ये बात लिखी गई है, प्रचार पर निर्बंध लगाती है। पहले कर सकते हो लेकिन कब नहीं कर सकते वो देखिए। नोटिफिकेशन जारी होता है जब जब भी किसी चीज का, चुनाव का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, सपोज करो कब ये लागू हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं। अधिसूचना, अधिसूचना, चुनाव की अधिसूचना की तारीख है ना, तारीख अब लिख लेना चाहिए इसे, निर्वाचन की या चुनाव की, तो चुनाव गिरने हो जाए तब से, तारीख से लेकर चुनाव प्रक्रिया
पूर्ण होने तक उम्मीदवार, पहली बात तो ये, एक तो उम्मीदवार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अधिकारी, प्राधिकृत अधिकारी या व्यक्ति, यान, यान कोई भी हो सकता है, वाहन, विस्तारक, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, लाउड स्पीकर, आदि पर युक्ति, आदि पर युक्ति युक्त प्रतिबंध होंगे। क्या आपको ये बात कह रहा है कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है चुनावों में, कोई भी व्यक्ति, पहले तो उसकी क्या कर सकते हैं, वो 2 वार्ड से खड़ा नहीं हो सकता। धारा 22 में, धारा 23 में क्या करता है कि यानों की, विस्तारों की, होर्डिंगों की, लाउड स्पीकरों के माध्यम से कोई भी उम्मीदवार चुनाव की अधिसूचना से लेकर, चुनाव की अधिसूचना से लेकर, ध्यान रखना, से लेकर, तारीख लेकर चुनाव की प्रक्रिया संपूर्ण ना हो तब तक, उससे पहले करो, चाहे चुनाव की अधिसूचना जारी उससे पहले कर लो और इसके बाद कर लो, इसके बाद तो क्या करेगा, 5 साल वैसे नहीं करेगा। तो चुनाव अधिसूचना की तारीख से लेकर चुनाव पूर्ण होने की प्रक्रिया तक कोई भी व्यक्ति जो उम्मीदवार है या उसका प्राधिकृत अधिकारी या कोई व्यक्ति है, वो क्या नहीं करेगा, इन पोस्टरों के माध्यम से, होर्डिंगों के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से, यान और विस्तारकों के माध्यम से का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है, राज्य निर्वाचन आयोग, सॉरी, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग तो आपको चिन्ह, बैलेट वगैरह सब कुछ चीजें देगा, वो तो करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग कर सकता है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कर सकता है, बिल्कुल ये काम कर सकता है। ये बात समझ में। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या होगा, तो बात है ना, कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर ले तो क्या कर लोगे आप, तो भाई उसको 5,000 रुपये जुर्माना देंगे। कितने हजार रुपये जुर्माना देंगे? 5,000 रुपये उसको जुर्माना देना पड़ेगा। तो अपराध है तो वो भुगतेगा। तो अगर ऐसा कोई कर ले, यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करे तो उसके लिए क्या है व्यवस्था, व्यवस्था पूरी कर रखी है। तो व्यवस्था पूरी क्या है, 5,000 रुपए का जुर्माना होगा भाई उसका। 5,000 का क्या हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा। अगर ये बात नहीं मानी उस व्यक्ति ने जो उम्मीदवार है, और अधिसूचना से लेकर चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अगर उसने किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से या उसने खुद ने प्रचार प्रसार किया, पोस्टरों के, विस्तारकों के माध्यम से, होर्डिंगों के माध्यम से, लाउड स्पीकरों के माध्यम से, तो उस व्यक्ति पर कितने 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, 5,000 का जुर्माना लगेगा। पहले इसकी जो व्यवस्था थी ये अभी करी गई है वही व्यवस्था। पहले इसकी क्या थी, पूर्व में ये कितने रुपए देना पड़ते थे वो भी देख लो। 13 मार्च 2020 से ये व्यवस्था की गई थी। इससे पहले 2,000 रुपए, ठीक है। तो 23-22 तुम्हारे समझ में आ गया।
यही से हमारा समझ में आ गया। चॉइस में चलते हैं, तो चॉइस में चलते हैं, चल देखे बात करते हैं चॉइस। देखिए धारा चॉइस, तुम बात करते हैं धारा धारा उम्मीदवार के लिए निर्बंधन कहाँ कहाँ होंगे। कोई व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा होता है, उसके लिए कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं। देखो इसको कैसे याद करेंगे। 2 नंबर पर आता है बी फॉर बॉय, 4 नंबर पर क्या आता है डी, डी आता है, तो बीड़ी पीने वाला योग्य होता है ना। बीड़ी पीने वाला क्या हो गया, योग्य हो गया भाई। ये याद करने के हिसाब से है थोड़ा सा, ताकि हिंट मिल जाए। तो निर्बंधन है सदस्यों के लिए, सदस्यों के लिए निर्भरताएं, सदस्यों के लिए क्या है, निर्भरताएं, अयोग्यताएं है ना। आप इसे क्या कह सकते हो, अयोग्यताएं, अयोग्यता, सदस्यों के लिए अयोग्यताएं, निर्भरताएं। तो ध्यान रहे बी डी है ना, 2 पर बी आता है, 4 पर डी आता है, तो बीड़ी पीने वाला निर्हर है, अयोग्य है, ऐसा याद कर लेना। बाकी आपकी मर्जी है कैसे बनी। कौन कौन सी निर्भरताएं देखिए आप। पहली निर्भरता तो यह है कि किसी न्यायालय, निर्भरताएं क्या क्या है। मान लो कोई व्यक्ति उम्मीदवार है, तो सदस्य बनना चाहता है, इसका सदस्य तो नहीं बनाना, पहले कोई व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, बड़ी बड़ी निर्भरता बता रहा हूं। एक तो उसको सक्षम न्यायालय द्वारा, ये 6 माह या अधिक का कारावास या कोई न्यायालय के द्वारा ऐसा कोई अपराधी रहा है जिसे 6 महीने की सजा हुई है या उससे ज्यादा की सजा हुई है। ठीक है भाई, यहां से 2 बातें निकल के आइए, गौर करने की बात है, ध्यान रखिएगा। यहां से 2 बातें की गई है कि 6 महीने से ज्यादा अगर किसी व्यक्ति को सजा हुई है या 6 महीने की सजा हुई है, तो वो व्यक्ति नगर पालिका के चुनाव नहीं लड़ सकता, 6 महीने से अगर ज्यादा उसको जेल हुई है तो। अब ये निर्भरता है, देखिए समझना बात, ये निर्भरता, ये निर्भरता के कारावास समाप्त होने तारीख से 6 वर्ष बाद समाप्त होगी, तो 6 वर्ष बाद समाप्त होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि 6 माह से ज्यादा तक अगर उसको कैद हुई है, उसको कारावास हुआ है, तो उस व्यक्ति की जो ये निरर्ता है वो खत्म कब होगी, 6 साल बाद होगी। कब होगी, 6 साल बाद। अब आपने गौर किया होगा एक बात का कि उस कौन सा व्यक्ति न्यायालय उस नगर पालिका में चुनाव नहीं लड़ सकता जिसे 6 माह या 6 माह से अधिक का कारावास हो। इसका मतलब दूसरी चीज हमारे सामने क्या निकल के आई कि जिस व्यक्ति को 6 माह से कम का कारावास हुआ है, 6 माह से कम का कारावास हुआ है, वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है। देखो एक व्यक्ति था
जिसे सक्षम न्यायालय ने 6 माह की सजा दे दी या 6 माह से ज्यादा की दे दी, तो वो व्यक्ति नहीं लड़ सकता नगर पालिका चुनाव, लेकिन 6 साल बाद लड़ सकता है। ये तो जनरल सी बात हो गई। लेकिन यहाँ देखो एक टेक्निकल बात आई है, 6 माह से ज्यादा होनी चाहिए। तो 6 माह से अगर 3 साल 3 महीने तक अगर कोई जेल में रहा है तो चुनाव लड़ सकता है, 5 महीने तक जेल में रहा तो वो लड़ सकता है। यहां से बात आगे आपको आगे देखिए, और किसी न्यायालय ने अगर मामला इतना खराब हो गया, किसी न्यायालय ने 5 वर्ष का कठोर कारावास जैसा दंडनीय अपराध किया है, जैसा दंडनीय अपराध किया है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। फिर 6 महीने की वो बातें नहीं है, फिर मतलब वो लड़ ही नहीं सकता चुनाव। ठीक है। इसके अलावा पहले तो मेन बातें बता रहा हूं। इसके अलावा धारा 245 का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति आ गया, मान लो, तीसरी लाइन ध्यान में रखनी है, धारा 245 यानी सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण क्या हो, वो व्यक्ति भी क्या नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। खाद्य मिलावट का दोषी करार हो, खाद्य मिलावट का दोषी है, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता नगर पालिका। और कौन लड़े नहीं लड़ सकता ये भी देख लो भाई। सीआरपीसी की धारा, अब तो भारतीय दंड संहिता हो गई, सीआरपीसी की धारा 110 और सीआरपीसी 73 ये कवर तो आगे सीआरपीसी 73 10 और सीआरपीसी की धारा 117 के आधार पर कोई व्यक्ति आदतन अपराधी है, कोई व्यक्ति क्या है, देखो क्लास रेगुलर देखोगे समझ में आ जाएगी सारी चीजें, क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तब और देख लेंगे कि अंदर कोई आदतन अपराधी रहा हो, आदतन अपराधी रहा हो। आदतन अपराधी का मतलब जिसको मतलब एक तो कोई व्यक्ति अपराध करता है अनचित में हो जाता है, या कोई गलती से कोई मतलब गुस्से में आके आहोश में आके कुछ कर दे, वो चीज अलग होती है। लेकिन एक आदतन अपराधी होता है, वो मतलब ऐसे मन में आते है कि मैं अपराध करूं। ठीक है। तो आदतन अपराधी अगर कोई व्यक्ति है ना, तो फिर उसको भी आप क्या चुनाव नहीं के, वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है। एक आपको 10 नंबरी हो गया, 10 नंबरी कोई व्यक्ति है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। दिन तो नंबरी 2 नंबरी सुना होगा, हाँ 10 नंबरी भी सुनो। तो अगर कोई 10 नंबरी व्यक्ति है वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 नंबरी तो वैसे ही नहीं लड़ता, है ना। तो नंबरी होते हैं ऐसे अलग अलग, ये नंबरी कानून की लैंग्वेज है, थोड़ी सी ध्यान रखना। 10 नंबरी व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकते। चोर हो, और ऐसा चोर जिसको पुलिस की तलाश है, नहीं सॉरी, ऐसा चोर जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, वो भी व्यक्ति क्या नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। तो आदत सीआरपीसी कानूनी तौर पर देखे आदतन अपराधी कोई व्यक्ति है वो नहीं लड़ेगा, 10 नंबरी है वो नहीं लड़ेगा, और चोर है वो भी नहीं लड़ेगा चुनाव। अब 10 नंबरी आप गोली देने वाला है ना, ज्ञान देने वाला, वो 10 नंबरी होता है। और तो कौन नहीं लड़ेगा। और देखो ये जनरल बातें तो आपको पता होनी चाहिए कि 24 में सदस्यों के लिए क्या है, निरर्हताएं हैं। क्या है, निरर्हताएं हैं। अब वो निरर्हताएं जो है वो कौन कौन सी होती है, देखो 24 यानी 2 पर आता है बी और 4 पर आता है डी। क्या आता है, बी और डी। तो बीड़ी पीने वाला अयोग्य होता है, बीड़ी पीने वाला अयोग्य होता है। यानी सदस्यों के लिए निरर्हताएं, अयोग्यताएं, एक तो वो खाद्य मिलावट का दोषी हो गया, किसी न्यायालय द्वारा 6 माह से अधिक या 6 माह का क्या आ गया उसको कारावास हो गया, 6 साल बाद वो आपको चुनाव लड़ लेगा, 6 माह से कम वाला वैसे चुनाव लड़ लेगा। लेकिन अगर कठोर अपराध किए,
कठोर कारावास है दंडनीय अपराध में 5 वर्ष से ज्यादा का, तो फिर उसको चुनाव पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। खाद्य में मिलावट में अगर दोषी पकड़ करार पाया गया हो, सीआरपीसी की धारा 1973 जो 110 है उसका दोषी हो, सीआरपीसी की धारा 117 में दोषी हो, मतलब यदि कोई आदतन अपराधी हो गया, 10 नंबरी हो गया, चोर हो गया, वो व्यक्ति क्या नहीं होगा, चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें इंपोर्टेंट ये वाला तो थोड़ा सा ध्यान रख ही लेना आप लोग कि धारा 245 के तहत अगर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है किसी ने, वो व्यक्ति भी नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता, वो व्यक्ति भी नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो जनरल सी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब और भी कुछ मैटर करती है बातें, वो देखिए। धारा 24 की बात कर रहे हैं, वो नगर पालिका का कर्मचारी ना हो, नगर पालिका का कर्मचारी ना हो। अब कोई भी हो सकता है, संविदा कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी ना हो, ठीक है। आगे देखो, व्यवसायिक स्तर के प्राधिकारी, मान लो कोई बिजनेसमैन था पहले और व्यवसाय स्तर का कोई प्राधिकारी है, प्राधिकारी द्वारा विवर्जित डिबार किया गया हो, विवर्जित यानी ये भी लिखा आ सकता है डिबार किया गया हो, समझ में आया। मान लो वो बिजनेसमैन है और उस बिजनेसमैन ने कुछ गड़बड़ की है अपने बिजनेस करने के दौरान, तो जो व्यवसायिक स्तर का जो अधिकारी होगा अगर उसे डिबार कर देता है यानी विवर्जित कर देता है तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, पागल दिवालिया तो वैसे ही नहीं लड़ पाएगा ना, पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए विकृत चित इसी के अंदर आ गया ना, वो विकृत चित हो गया। इसके अलावा देखो, कोई भी राज्य या केंद्र द्वारा, राज्य या केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान का कर्मचारी ना, ठीक है। तो ये इतनी अगर चीजें अगर उसके अंदर है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये आपको पता होना चाहिए। और 2 संतान ना हो, 2 से अधिक, सॉरी 2 तो हो सकती है, 2 से अधिक संतान। हाँ, आगे कोष्टक में ध्यान रखना 27 नवंबर 1994 के बाद, ये थोड़ी सी लैंग्वेज है वो ध्यान में रख लेना। इससे पहले वाले जो लगे उसके लिए कोई वो नहीं है दिक्कत, लेकिन ये वाली बात थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने यहाँ छोटे छोटे सितारे पढ़े। अब देखो मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार भी पढ़ा देता हूँ। देखो मतदान का अधिकार क्या है कि एक वार्ड में, उसी वार्ड में वो जो मत देने वाला व्यक्ति है वो उसी वार्ड में देगा जिसमें उसका नामांकन है। एक से ज्यादा अगर कोई वोट देता है तो उसको क्या माना जाएगा, वोइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। लेकिन ज्यादा हो जाएगा, एक बार का समझ लो, वापस जो पढ़ा है उसका फटाफट रिवीजन कर लो। जैसे मैंने आपको पढ़ाया धारा 22, धारा 22 में हमने क्या पढ़ा भाई साहब, कि धारा 22 में हमने बात की, सर जी आपने हमें बताया धारा 22 में ये बताया कि 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकता, है ना। निर्बंधन 2 से अधिक 2 वार्डों पर चुनाव पर निर्बंधन, ठीक है भाई।
फिर इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। धारा 23 में क्या था, ज्ञान एवं कारकों पर निर्बंधन, सारी चीज बताई थी इसके अंदर मैंने। धारा 24 में मैंने बताया था आपको सदस्य के लिए निरर्थाएं, निरर्थाएं। और धारा 25 में क्या है, मतदान का अधिकार। मतदान का, यहां से समझ लेना। अगर किसी वार्ड में पंजीकरण तय, तो उसी वार्ड में वह मत देगा। मत देगा। दो वार्डों से मत देगा। और अपने ही वार्ड में दो वोट दे दिया। पहले तो ये जो मत होगा वो प्रोक्ष द्वारा होगा, प्रोक्ष है ना, व्यक्तिस मत नहीं होगा, व्यक्तिस मत होगा, प्रोक्ष मत नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मान लो अगर ऐसा कोई कर देता है, दो वार्डों, दो वोट दे देता है, मान लो किस व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, समझो इसको, ऐसा तो क्या ही होगा, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का क्या होगा कि अगर उस व्यक्ति ने मान लो एक वार्ड के अंदर उसका नाम है, अब ये वार्ड कहाँ पे चुनाव, मैं मान लो मैं चुनाव देना है, मेरे को वोट देना है, चुनाव हो रहे हैं, मैं कहाँ वोट दूंगा, जहां वार्ड में मेरा नाम है वहीं पर तो दूंगा मैं। और अब मैंने दूसरे में दे दिया तो फिर मेरे एक तो लगेगा नहीं, पहली बात तो जाहिर सी बात यह है। और अगर मैंने दो दो जगह नाम लिखवा रखे, वार्ड नंबर 11 में ही है, 12 में ही है, 13 में ही, 14 में ही है ना, ऐसा अगर स्कीम कर रखी है मैंने, पहली बात तो देखो वो खुद भी ध्यान रखते हैं, प्लस में अगर ऐसी चीज हो जाती है तो फिर मेरे जो वोट है ना वो वॉइड माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब शून्य माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, शून्य माने जाते हैं। ये छोटी सी लैंग्वेज है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक तो मेरा जिसमें पंजीकरण किया उसी में मैं भरूंगा, उसी में वोट दूंगा मैं। और अगर मैं उस वोट का प्रयोग जो है एक से दो बार, मतलब दो बार कर दूं, तो जो मेरे मत है वो वॉइड माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। शून्य का मतलब जीरो नहीं है, पहले तो वॉइड है, ये ध्यान में रखना। और देखो दूसरी चीज, ये जो है प्रोक्ष नहीं होते भाई, ये मत कैसे नहीं होते, प्रोक्ष, ये व्यक्तिश होते हैं। कैसे होते हैं, व्यक्तिगत होते हैं, व्यक्तिश होते हैं। और ईवीएम मशीन का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, वो तो अपन किसमें पढ़ेंगे, धारा 26 में पढ़ेंगे। आपको ध्यान में रखना है। आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, जय हिंद, जय भारत।